कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? ए वन ही रहनी चाहिए। टाइम बहुत कम बचा है। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करना, रिवाइज करते रहना और पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठ जाओ। क्योंकि पता ही है मेरी क्लास की खासियत बात कि मैं लिखाती हूँ। यहाँ पर पीडीएफ तो कुछ नहीं है। इसके अलावा सूचना बता दूं कि अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी फ्री में ही है। टॉपिक बाई टेस्ट सीरीज रहेगी। मतलब टेस्ट कम है, उसमें रिवाइज ज्यादा रहता है। एक बार जाके देखो। अगर जो मेरी क्लास ये देखता है और वो नहीं देख रहा है तो वो जाके देखो एक बार। काफी अच्छा है। राजस्थान हिस्ट्री चल रही है, राजस्थान हिस्ट्री के बाद राजस्थान ज्योग्राफी आएगी। उसके बाद में अपन धारा 24 तक कल पढ़ ली थी। आज धारा 25 है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। तो धारा 25 और सब चलो आगे चलते फिर। अब बिना टाइम वेस्ट करें तो धारा 25 के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहले लिख लेते हैं मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार मतलब कि किस किस को मतदान का अधिकार मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना जिनमें उनको अयोग्यता साबित कर दी जाती है। तो मतदान का अधिकार किन किन को है वो बातें हैं अपने। तो पहला, प्रत्येक व्यक्ति जो वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, मत देने का हकदार होगा। यदि अभिव्यक्ति मतलब जो मत दे रहा है उसके बारे में, यदि अभिव्यक्ति रूप से निर्योग्य नहीं है तो। बात यह है कि इसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति वोट दे सकता है। वोट देने के एक नियम होता है कि अपना वार्ड है जहां पर आप निवास कर रहे हो, वहां की रजिस्ट्री नामावली में आपका नाम है तो आप मत दे सकते हो। लेकिन अगर आप में ऐसी कोई बात हो जो आपके लिए योग्य नहीं है मत देने के, तो आप नहीं दे सकते। ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद में 2 नंबर, सेकंड नंबर, यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के अधीन अयोग्य है, मत नहीं देगा। देखो इसमें क्या है कि अपने धारा 14 में क्या पढ़ी थी? धारा 14 में ये बातें पढ़ी थी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अगर उसको केस चल रहा हो तो, ठीक है, और इसके अलावा वो भारत का नागरिक नहीं हो। क्या हो गया? कोई बात नहीं। तो अगर वो भारत का नागरिक नहीं हो, या फिर उसने कोई भी निर्वाचन मामले में भ्रष्टाचार किया हो, क्या निर्वाचन मामले में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किया हो, तो वो सारे अगर उसके ऊपर है इस प्रकार के कोई भी दावे, तो वो निर्वाचन नहीं दे सकते। वो धारा 14 में। और मैं एक बात बता दूं कि अपनी आज धारा 30 कंप्लीट हो जाएगी, कल रिवाइज सेशन रहेगा क्योंकि काफी धारे पढ़ ली, तो रिवाइज के भी बहुत जरूरी है। तो हर 30-20 धारा के बाद अपन रिवाइज करेंगे। तो कल वाला वीडियो रिवाइज का रहेगा। उसके बाद में 3rd नंबर, किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। ये तो अपने पहले ही पढ़ा ना कि एक से अधिक वार्ड में वो मत नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो हम नहीं मानेंगे, मतलब निर्वाचन अधिकारी नहीं मानेगा। उसके दोनों वार्ड से कह सकते हैं वो मत शून्य हो जाएंगे। तो क्या बात है कि एक से अधिक वार्ड में मत नहीं दे सकता। पता ये कारण और कथन में आ सकते हैं ऐसी बातें। क्वेश्चन आंसर अपने आएंगे तब यूआरओ में।
एक ही बोर्ड में एक से अधिक बार मत नहीं दे सकता। मतलब इसमें ये बात कह रखी है कि अगर आप, जैसे होता है ना कोई कोई जो अपनी इंक होता है वो किसी भी चीज से मिटा देता है, केमिकल्स वगैरह से वो मिटा के फिर वो किसी और व्यक्ति बनकर वहां पे वोट दे के आ जाता है। तो अगर ऐसा अगर करते हो आप, तो भी आपका दोनों वोट जहां भी आपने किया है वो भी शून्य होगा। तो ऐसा भी नहीं करें। उसके बाद में यदि, ये आगे लिखती हूँ, यदि वे दंडादेश के अधीन है या कारागार में परिरुद्ध है, परिरुद्ध मतलब बंदी, एक्ट की भाषा ऐसी है लगता है संस्कृत भी हल्की लगती है इसके सामने। परिरुद्ध मतलब बंदी होता है, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा, अभिरक्षा मतलब रखते हैं ना कि हाँ भाई इसने कुछ आरोप किया है तो पुलिस अपनी कस्टडी में रखता है, में है। तो ये भी क्या निर्वाचन नहीं कर सकते ऐसे लोग भी, जिसको क्या, या तो वो आरोपी, अब आरोपी क्या ही निर्वाचन करेगा, क्या वोट देगा, या फिर कोई पुलिस कस्टडी में हो। लेकिन इसमें भी एक परंतु है। परंतु क्या है, इसमें बात दे रखी है, निवारण, निवारक निरोध में ये धारा कौन सी, पांचवा पॉइंट, ये धारा लागू नहीं होगी। बात ये कह रखी है कि अगर आप निवारक निरोध मतलब क्या होता है कि शक के निगाह पे उसको गिरफ्तार करना। उसने कोई आरोप थोड़ी किया, उसको तो शक की निगाह पे गिरफ्तार किया, तो उसको वोट देने का अधिकार है ना। है नहीं है? तो एक बार मैं आपको समझा दूं सारी बातें। पहली बात कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, अगर वो किसी भी प्रकार का अयोग्य ना हो, कि 18 साल का ना हो, वो सारी बातें ना हो, तो वो क्या होगा, योग्य कहलाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पढ़ा कि धारा 14 के अधीन अगर कोई भी बात अयोग्य हो, उसमें धारा 14 के अधीन कोई भी बात हो, तो वो क्या नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। धारा 14 में क्या दे रखा है कि उस पर कोई अधिकार, वो भारत का नागरिक ना हो, तो अगर उस पर कोई ऐसा कोई आरोप हो जो 5 साल या उससे ज्यादा का कारावास हो, या फिर तीसरा पॉइंट कि वो निर्वाचन में कोई किसी प्रकार का भ्रष्ट काम कर रहा हो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट कि एक से अधिक वार्ड में भी क्या नहीं कर सकता, निर्वाचन नहीं कर सकता। 4 पॉइंट कि वो अपने वार्ड में भी जहाँ पे वो निर्वाचन कर रहा है वहां भी एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता। और 5वां पॉइंट तो यही है कि अगर कोई भी आरोपी है वो निर्वाचन नहीं कर सकता, लेकिन निवारक निरोध में ऐसा कुछ नहीं है, वो दे सकता है। ये इतनी सी बात है। अब धारा 26, धारा कौन सी, 26। तो धारा 26 में ये बात है, निर्वाचक में मत देने की रीति। तो निर्वाचन में मत देने की रीति, अब क्या क्या रीतियां वो देख लेते हैं अपन। पहला, प्रत्येक निर्वाचन, रीति का मतलब विधि, लो, प्रत्येक निर्वाचन में मतदाता द्वारा मतपत्र द्वारा मत दिया जाएगा। अब ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि अगर अपन जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड होता है अपन तभी अपन वोट देंगे ना। अगर वोटर आईडी कार्ड ही नहीं होगा तो अपन कैसे वोट देंगे। तो वोटर आईडी को हिंदी में क्या कहते हैं, मतपत्र कहते हैं।
तो ये बात कि प्रत्येक जो निर्वाचक होगा, जिसको निर्वाचन देना है, वोट देना है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है। दूसरी बात कि प्रत्येक निर्वाचक का मत एक मत होगा। अगर अपन वोट देख के आते तो अपना एक वोट ही गिना जाता ना, एक व्यक्ति एक वोट। तो प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि कोई एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है तो मतों की गणना के समय सभी मत शून्य मानकर नामचूर कर दिए जाए। अब देखो, ये जो अपना एक्ट बना था, कब बना था? 2009 में बना था। तब नगर पालिका में वोटर वाली मशीनें नहीं थी। अब तो क्या वोटर वाली मशीनें हो गई कि अपन एक ही को बटन दबा सकते, एक को। पहले क्या होता था कि ऐसा पत्र होता था और वहां पर ऐसे उम्मीदवार होते थे, एक तरफ तो उम्मीदवार लिखते और एक तरफ चिन्ह था, और उस पे अपन सील लगानी होती थी ऐसे, ठीक है, और नीचे अपना साइन होता था कुछ इसी प्रकार, और जिसके साइन नहीं होते थे उसको अपना अंगूठा लगाना होता था। तो क्या है ना, कभी कभी दोनों पर लगा दिया जाते थे, कोई दोनों पे लगाते कि यहाँ पे भी कोई उम्मीदवार है और यहाँ पे भी सील लग जाती और यहाँ पे भी लग जाती। तो ऐसे पत्र को वो क्या करेंगे? शून्य समझेंगे कि अब किसको मत दे, एक एक वोट से तो सरकार बदल जाती है। तो ऐसे पत्रों को सुनिए। अब तो आजकल मशीनें आ गई है, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब 2009 का ये एक्ट बना था। आगे पढ़ते हैं। धारा 27। धारा 27 में क्या है? आकस्मिक रीतियां, मतलब विधि किस प्रकार भरी जाएगी। अब इस धारा में क्या है कि अपन देखते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को पद से हटा दिया जाता है, तो वो पद जो वहां पर जो विराजमान थे महोदय जी, जो भी निर्वाचित अध्यक्ष थे वहां के नगर पालिका के, या कोई भी वोट के वोट पंच थे, अगर वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाए या पद से हटा दिया जाए या कोई अन्य कारण, तो वो पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। तो उसे किस प्रकार से भरे जाएंगे, ये सारी विधि अपन पढ़ेंगे इसमें। तो पहली, किसी सदस्य के पद का समय बीत जाने पर उपधारा 4 के अनुसार आकस्मिक रिक्ति उप निर्वाचक से भरी जाएगी। जो शीघ्र करवाया जाए। मतलब ये है कि अगर आपका 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं हुआ प्रथम बैठक से, और बीच में ही किसी कारणवश वो पद रिक्त हो गया, तो उप निर्वाचन होगा नहीं होगा उप निर्वाचन, तो उप निर्वाचन जल्दी से जल्दी करवाना होगा। लेकिन आपने पहले मैंने पढ़ाया था कि अगर 6 महीने शेष बचते हैं तो उसके लिए निर्वाचन नहीं होगा, वो आगे देखेंगे। अभी तक इतना पढ़ो कि अगर कोई पद खाली हो जाता है तो उसके लिए उप निर्वाचन होगा। उसके बाद उप निर्वाचन मतलब पुनः निर्वाचन होगा। उप निर्वाचन उप निर्वाचक में निर्वाचक सदस्य
तब तक पद धारण करेगा जब तक पूर्व निर्वाचित सदस्य धारण करने का हकदार होता है। मतलब ये बात कह रहा है, इसके लिए समझाती हूँ ये बात। पहली बात तो कि उप निर्वाचन होगा, यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि पहली बात तो क्या, उप निर्वाचन होगा। अब दूसरे पॉइंट में ये दे रखा है कि वो दूसरा वाला सदस्य क्या 5 साल से बैठा रहेगा। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन प्रकार के चुनाव में ऐसा ही होता है कि अगर कोई सपोज करो कोई पद से हट गया हो और वापस चुनाव होता है, तो जहां पर वो वापस चुनाव हुआ है वहां से उसका 5 साल कार्यकाल स्टार्ट हो गया। लेकिन छोटे स्तर में, स्थानीय स्तर पर ऐसा नहीं होता है। जैसे कि प्रथम बैठक है और प्रथम बैठक से 5 साल कार्यकाल है, ठीक। यहाँ तक तो तुम्हें पता है। सपोज करो किसी ने 3 साल कार्यकाल पूरा किया और उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 2 साल बचा है और 2 साल बचने पर उप निर्वाचन हुआ नहीं हुआ। और सदस्य, एक सदस्य था, उसने क्या ले ली, सदस्य, वो निर्वाचित हो गया। तो मुझे बताओ, जो सदस्य बना वो 5 साल के लिए नहीं बनेगा, केवल 2 साल के लिए, जहां तक उसका कार्यकाल बचा था पुराने वाले का। बस ये बात कह रखी है इसमें। आई थिंक समझ आ गई होगी। उसके बाद में तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, टेंशन वाली बात नहीं। अगर किसी को समझ भी नहीं आई ना, तो अपन रिवाइज सेशन रख रहे हैं और ट्राई करो कि अब रिवाइज सेशन से पहले 1000 सब्सक्राइब हो जाए, तो हाथों हाथ कोई भी डाउट होगा हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगा। अब देखो पॉइंट नंबर 3 कि जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, क्या वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं मैं भाग गया हूँ त्याग कर रहा हूँ, तो किसी की मृत्यु या पद त्याग या उसे हटा दे, कि भाई आप रिश्वत ले रहे हो या कोई भी भ्रष्ट काम कर रहे हो या किसी भी अन्य कारण से उसे हटा दिया जाने पर आकस्मिक पद रिक्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब पद रिक्त हो गया तो उसके लिए 2 शर्तें दे रखी है कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। तो पहली, किसी SC ST OBC के सदस्य ही की हुई, तो मतलब कि बोल रहा है कि जो SC ST OBC के अगर कोई सदस्य है, जनरल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में तो सब आते हैं, अगर उसका फॉर्म नहीं लगाते हैं कि अपन SC है ST OBC, जब तक सब जनरल है। तो कैटेगरी क्या है, SC ST OBC का कोई सदस्य हो, उसका पद अगर रिक्त हो जाए, कोई जैसे कि कोई एरिया है वहां पर आरक्षित हो SC का सदस्य और उसका पद रिक्त हो गया, तो वो SC का सदस्य ही वापस चुनाव लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आरक्षित है। पद हट गया, उससे क्या फर्क पड़ता है, आरक्षित थोड़ी हटा, आरक्षण थोड़ी हटा। तो ऐसी रिक्ति ऐसी जातियों या वर्गों से ही भरी जाएगी, जो मैंने समझा ये भी बात कि अगर कोई जैसे सोचो ST का कोई सदस्य है जिसका पद रिक्त हो गया हो और वहां पर आरक्षित हो SC का सदस्य, तो SC का सदस्य ही वापस निर्वाचन के लिए सदस्यता रखता है, यह योग्यता रखता है। अब पॉइंट नंबर B, अगर रिक्त महिला, अगर किसी महिला सदस्य है वहां पर या महिला आरक्षित सीट है, महिला आरक्षित
स्थान। मैं ये नहीं कह रही हूँ अगर कोई जनरल से लड़ रहा हो और वो एससी हो तो वापस एससी की जरूरत नहीं। अगर वो जनरल से लड़ा है तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां पर अगर कोई एरिया में पर्टिकुलर एससी का आरक्षण है और वो आरक्षण के तहत लड़ा है एससी एसटी ओबीसी में, तो ही वो एससी एसटी और ओबीसी का सदस्य ही योग्य समझा जाएगा। अब देखो, सपोज करो कहीं पर महिला आरक्षित सीट है और महिला वहां पर उम्मीदवार थी, और महिला की वहां पर पद रिक्त हो गया, तो वापस जो पुनः निर्वाचन होगा तो महिला ही सदस्य बनेगी। महिला आरक्षित स्थान में हो तो महिला द्वारा ही भरी जाएगी। आगे बात समझ आ गई होगी अब तो। चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 4। अगर किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या हटा दिए जाने के कारण कोई पद रिक्त होता है और उस सदस्य का कार्यकाल रिक्त होने के 6 माह के भीतर समाप्त होता हो तो राज्य सरकार व्यक्ति को अगले निर्वाचक तक नहीं भरेगी। बात ये कह रखी है कि अगर कोई पद है, जैसे इसने भाई जो भी यहाँ का सदस्य था निर्वाचित था, उसने 4 साल और 7 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो पीछे कितने महीने बचे? 4-5 महीने ही बचे ना, जैसे 5 महीने बचे, तो 5 माह ही बचे ना केवल पीछे, तो 5 माह के लिए चुनाव नहीं होगा। अगर ये अवधि 6 माह से ज्यादा हो, कितने माह से? 6 माह से ज्यादा हो तो ही चुनाव हो सकता है। बात ये कह रखी है कि अगर कोई पद है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कारण से पद से हट गया हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई हो या पद से त्याग दे दिया या हटा दिया गया उसे, तो जो हटाए गए अवधि के बाद अगर 6 माह का अंतराल बचा हो तो निर्वाचन नहीं होगा, और 6 माह से ज्यादा अंतराल बचा तो निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज के लिए यह है कि 27 धारा में क्या दे रखा है कि अगर कोई पद रिक्त होता है तो उसके लिए क्या क्या, पहला कारण कि शीघ्र ही उसका क्या करवाया जाएगा, उपनिर्वाचन होगा। क्या होगा? उपनिर्वाचन होगा। ठीक है, उपनिर्वाचन होगा। और बात ये कह रखा है कि जैसे कि बताया कि 5 साल का कार्यकाल है पूरा। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? 5 साल का कार्यकाल है और किसी ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और 2 साल शेष बचा है, तो उस शेष अवधि के लिए निर्वाचन होगा। और पॉइंट नंबर 3 में कि कोई आरक्षित एरिया हो, जैसे एससी एसटी और ओबीसी हो, तो उनका वही सदस्य होगा जो आरक्षित हो। जैसे ओबीसी का है तो ओबीसी का सदस्य ही निर्वाचन लड़ सकता है, एससी का सदस्य ही लड़ सकता है और एसटी का ही लड़ सकता है। फिर अगर कोई महिला आरक्षित सीट हो तो महिला सदस्य ही लड़ सकती है। फिर 4th नंबर में अगर 6 माह से कम अंतराल बचा हो तो निर्वाचन नहीं करवाया जाएगा। ये धारा किसमें? 27 में। अब धारा 28 पढ़ते हैं। धारा क्या? 28। निर्वाचन अपराध। इसमें क्या है?
यदि कोई उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम, प्रस्तावक का मतलब यहाँ पर कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है ना, तो उसको अपने प्रस्तावक रखना होता है। हर कोई नहीं लड़ सकता, उसके पीछे टीम होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चुनाव लड़ सकता है। तो किसी के 20 प्रस्तावक होते हैं, किसी के 30 होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के 50 प्रस्तावक होने आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे कितने प्रस्तावक होते हैं इनके। तो अगर कोई उम्मीदवार जो लड़ रहा है स्वयं या फिर जो प्रस्तावक है, तो प्रस्तावक के माध्यम से शपथ पत्र या घोषणा द्वारा। अब देखो क्या होता है ना कि कोई उम्मीदवार होता है या उसके प्रस्तावक या उसके साथी या उसके टीम वाले कोई शपथ पत्र करते हैं, कोई भी मिथ्या मतलब कि झूठी बातें कहते हैं, कोई भी घोषणा करते हैं, तो उनको आरोपित समझा जाएगा इस धारा के तहत। अब कौन कौन आरोपित हो सकते हैं वो पढ़ रहे हैं आगे। ये मिथ्या सूचना देता है, मतलब झूठी सूचना, किसी भी प्रकार का झूठ बोलता हो कि घोषणा के माध्यम से या कोई भी शपथ होता ही है चुनाव के टाइम, कोई भी भाषण के तहत कोई मिथ्या घोषित करना, या जिस मिथ्या को जानता हो कि हाँ ये वो बोल रहा हो कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको विश्वास हो इस बात का, फिर भी वो झूठ बोलता हो। एक तो होता है कि उसको विश्वास ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, और एक होता है कि वो बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इस बात से उसको पता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो घोषणा करता है, तो वो अपराध समझा जाएगा। मिथ्या होना वे जानता है। दूसरा पॉइंट, कोई सूचना छिपाना, ये जनता के लिए कोई सूचना आई है और वो छिपा देता है, तो भी वो अपराध समझा जाएगा। तो दो बातें इसमें, कि पहली बात तो कि अगर वो झूठ बोलता और इस बात का उसका क्या विश्वास हो, तो वो आरोप पे समझा जाएगा। या तो उम्मीदवार खुद कर सकता है ऐसा, या उसके प्रस्तावक, या फिर कोई सूचना छिपाई जाती है तो इसके लिए सजा भी दी जाएगी। अगर कोई अपराध है, अपराध को सजा देते हैं या नहीं देते, तो सजा क्या क्या है, या तो 6 माह का कारावास होगा या जुर्माना, या दोनों, या दोनों। ये दोनों देने का किसका अधिकार है, कोर्ट का। कि उसको 6 माह का कारावास भी हो गया और जुर्माना नहीं दे रखा कि कितना जुर्माना, तो कोर्ट अपने हिसाब से जुर्माना लगा सकता है कितना भी, पर 6 माह का कारावास हो सकता है ऐसा अगर कुछ करता है तो अब धारा 28 भी हो गई। अब धारा 29, धारा 29 में क्या है, भ्रष्ट आचरण। अब देखो क्या होता है कि जब चुनाव के टाइम बहुत सारी चीजों पे भ्रष्ट आचरण किया जाता है, मतलब भेदभाव किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती है देवी देवताओं के नाम पर, जाति के नाम पर घोषणाएं की जाती है, वचन किए जाते हैं, तो एक प्रकार का भ्रष्ट ही तो काम है। तो इसके विरुद्ध क्या क्या है, तो लिखो, निर्वाचन के लिए निम्न को भ्रष्ट आचरण का है। अब किस किस को भ्रष्ट आचरण मानते अपन, वो लिखते हैं।
पहला, रिश्वत देना या देने का वचन करना। होता है ना चुनाव के टाइम देना, चुनाव के टाइम नहीं होता है कि 500 रुपए एक वोट के, होता है ना। तो ये सब प्रकार क्या है, व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण ही तो है। भ्रष्ट आचरण का मतलब कि अपन कुछ गलत करना। तो रिश्वत देना और उसका वचन कि हम रिश्वत देंगे, आप हमें वोट दो, तो ये गलत है नहीं है, एक प्रकार का गलत ही है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, असम्यक असर, डालना अर्थात एक तो राइटिंग, क्या है, अर्थार्थ, निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र उपयोग में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रयास करना, इसके अंतर्गत आता है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई निर्वाचन अधिकार है, किसी को भी निर्वाचन अधिकार है कि हम हमारी मर्जी से वोट दे सकते हैं भाई। अगर उसमें कोई भी प्रत्यक्ष या तो उम्मीदवार या उम्मीदवार की टीम वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी कोई कुछ बोलता हो उसके अधिकार के तहत, और क्या क्या बोल सकता है, तो ये इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या बोल सकता है। तो ए लिखो, किसी उम्मीदवार या निर्वाचक या ऐसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार की हानि पहुंचाने सामाजिक बहिष्कार जाति या समुदाय बाहर करने की धमकी देना। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी निर्वाचक, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो उस उम्मीदवार के पक्ष में हो, अगर किसी व्यक्ति को बोलता है कि आप इसको वोट दो, नहीं तो आपको हम क्या करेंगे, दंड देंगे, या फिर आपको सामाजिक बहिष्कार यहाँ से हटा देंगे,
आपको गांव से बाहर भेज देंगे, किसी भी प्रकार का उसको सामाजिक बहिष्कार बोलता हो या उसे समूह के बाहर निकालने की बातें कहता हो, बोलता है कि या तो हमें वोट दे दो या तुम्हें किसी भी प्रकार का हानि, जैसे मारपीट करना या तुम्हारा घर तोड़ना, किसी भी प्रकार की उसको हानि पहुंचाता हो, या फिर बोलता है कि तुम्हें अगर हमें वोट नहीं देगा तो तुम हमारी जाति नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का उसे समाज से बाहर निकालने की बातें अगर कोई करता हो तो वो आरोपित समझा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना, वरना उम्मीदवार भी उसे हटा देंगे कि आप निर्वाचन अयोग्य हो, आप ऐसी बातें करते हो। आप ऐसी बातें करना सही है क्या? एक बात बताओ, आजकल कितना समाज में हो रहा है, अपन को धारा ही लिखनी पड़ रही है कि अगर आप किसी को हानि पहुंचाओगे या किसी को सामाजिक बहिष्कार की बातें करोगे। 2009 की बातें ही है, 2009 देश आजाद हुए भी बहुत टाइम हो गया और अभी तक ऐसा हो रहा है। गाँव में जाके देखो, अभी भी जाति वाली बातें होती है कि हम आपकी जाति से खड़े हुए, हमें वोट दो, वरना आप हमारे जाति के नहीं हो। अरे भाई, उसकी अधिकार है, वो अपनी मर्जी से देगा। तो ऐसी कोई भी धमकी नहीं दे सकता उम्मीदवार या उम्मीदवार के कोई भी पक्ष का आदमी, कोई भी। फिर बी नंबर, ऐसे नहीं है कि हाँ मेरा कोई दोस्त है और मैं बोल रही हूँ उसको कि भाई कि यार उसको वोट दे दे, वरना मैं तुझे एक थप्पड़ मार दूंगी या मार दूंगा, या तू फिर मेरे घर मत आना। ऐसा कुछ भी बोलते अपन तो भी अपन भी आरोपित समझे जाएंगे। फिर बी नंबर, किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को प्रेरित करना या कि ऐसा व्यक्ति देवी प्रशंसा या कुछ भी समझ सकते हो, या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन। ये पता, जब मैंने ये धारा पढ़ी थी तो ये बी नंबर पॉइंट पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई कि इसमें देवी देवता का क्या योगदान है। भाई, उसके लिए तो हम सब बराबर है, जो वोट दे रहा उसके लिए भी बराबर है, क्योंकि वोट देना नहीं देना ये तो हमने बनाया। जो जीतता है नहीं जीतता ये सब हमने बनाए हैं, ये हमारे कार्य है, उसके नहीं है। तो उसको बीच में डाला। कोई बोलता है कि इसको वोट दो, आप पर ये देवी कृपा रखेगी, अगर नहीं दोगे तो इस देवी का श्राप लगेगा। ये बातें भी अगर कोई बोलता है तो ये भ्रष्ट नहीं हुआ, भ्रष्ट आचरण नहीं हुआ, देवी देवता को बीच में डाल रहा है वो। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए भाई। उनका योगदान क्या है, हम भी उनके लिए बराबर है, और जो उम्मीदवार खड़ा है वो भी उसके लिए क्या है, सेम है। जैसे सपोज करो, इसमें क्या बात दे रखी है, निर्वाचक या उम्मीदवार। मतलब कि सपोज करो मैं हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सभी अपने अधिकार को मानते हुए काम करती हूँ। फिर भी एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ और मैं अपने फ्रेंड को ही बोल रही हूँ कि यार तू वोट ए को दे देना, वरना तुझे उस देवता की सौगंध है। अपन दिलाते हैं ना नॉर्मली, तो ये भी अपने लिए भ्रष्ट आचरण है, अपन आरोपित समझे जाएंगे ऐसी बातें भी। जो निर्वाचन का किसी को अधिकार है निर्वाचन देने की अपनी मर्जी से, और अपन सौगने दिला के किसी और को दिला रहे हैं, वो भी भगवान की सौगने, तो वो भी भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। तो सौगने वोगने मत दिलाना कोई दिलाता है तो। सी नंबर, धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट देने की अपील। अब देखो भ्रष्ट, इसमें क्या होता है भ्रष्ट आचरण। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं जाट हूँ, ठीक है, सबको पता है पायल चौधरी, जी के पायल चौधरी, तो चौधरी जाट में आता है।
तो सोचो मैं जाट हूँ, मैं उम्मीदवार खड़ी हुई हूँ, ठीक है, और मैं स्पीकर पे जोर जोर से बोल रही हूँ, मेरे जाट वर्ग, मेरे जाट साथियों, मैं तुम्हारे धर्म तुम्हारी जाति की हूँ, तुम मेरा सहयोग दोगे, या ऐसी किसी भी प्रकार की बातें जो एक धर्म की हो, जैसे मैं हिंदू हूँ और तुम हिंदू सब भी मेरे साथ दोगे। अरे भाई, मैं अपनी मर्जी अपने मुसलमान को भाई को दूं या अपने मुसलमान बहन को दूं, मैं अपने ऐसी भाई को दूं, ऐसी बहन को दूं, कोई अपनी मर्जी है, आप जातिगत बीच में नहीं ला सकते हो। तो ये भी क्या है, भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, एक बार आपको समझा दूं सारे भ्रष्ट आचरण। पहला भ्रष्ट आचरण, क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी कुछ भी प्रकार की हानि पहुंचाते हो, या हानि पहुंचाने की बातें करते हो, या उसे समाज से बहिष्कार करने की बात कर रहे हो, वो भी क्या है, भ्रष्ट आचरण। फिर दूसरा पॉइंट, कि आप देवी देवताओं के बारे में बोल रहे हो कि वो देवी आपसे नाराज हो जाएगी, देवियों के सौगंध लगाते, तो वो भ्रष्ट आचरण। तीसरा, कि आप धर्म, मूल, वंश या जाति की कोई बीच में बात लेके आते हो। चुनाव में कहा धर्म जाति आ गई, अगर वो बात लेके आते हो बीच में, तो भी ये भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। तो हो गया कंप्लीट 29वां। अब लास्ट धारा 30। तो पढ़ते हुए बोर भी हो गए होंगे, 40 मिनट पढ़ लिया। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी बातें भी हो जानी चाहिए। काफी दिन हो गए मेरे चैनल से जुड़े हो, काफी लोग जो सीरियस भी पढ़ रहे होंगे या फिर आगे जुड़ेंगे मेरे चैनल को और ये वीडियोस देखेंगे। तो बस ये है कि मैं, अगर मेरे लाखों लोग भी जुड़ जाएं आगे, तो मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। मैं पीडीएफ फॉर्म से, या मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस होके भी मैं इतने मस्त से पढ़ा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, स्टूडेंट्स। सोचो लाइव क्लास में कितना मजा आएगा। फिर ऐसे नहीं गप्पे मारने बैठ जाएंगे, नहीं, पढ़ेंगे सीरियस। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ा दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब के बिना लाइव नहीं आ सकते, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। तो इसीलिए मैं सबसे इतना बोल रही हूँ। बाकी तो तुम सब जिम्मेदार हो, और निर्वाचन, अपने चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव की बातें एग्जाम के इम्पोर्टेंट भी है। और कल अपना रिवाइज सेक्शन रहेगा, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास रखूंगी मैं, जिसमें सारा रिवाइज रहेगा। ट्राई करूंगी क्वेश्चन आंसर भी साथ में डालूं। अब हो गई बातें, हाथ वाथ ऐसे 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 कर लेना, बढ़िया। फिर आगे चलते हैं। धारा 30। सोचो इन फ्यूचर भी मेरी ये क्लासेस अगर कोई देखेगा, तो होता है ना एग्जाम के 2 महीने पहले, तो भी लगभग अपनी क्लासेस पूरी हो जाएगी। जनवरी से पहले पहले ट्राई करूंगी पूरी कर दूं मैं, लास्ट जनवरी तक। ओके, चलते हैं। धारा 30, निर्वाचक संबंधी मामलों में सिविल न्याय की अधिकारिता, मतलब ये धारा बोल रही है कि आप कोर्ट का क्या भूमिका रहेगी अगर कोई मामला आता है निर्वाचन के संबंध में, तो सिविल जो कोर्ट होते हैं उनके क्या क्या अधिकार रहेंगे। क्योंकि अपन डायरेक्ट कोर्ट में किसी का मुकदमा नहीं कर सकते निर्वाचन से संबंध में, अपन को निर्वाचन अधिकारी को करना पड़ता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, अपना जो आयोग है उसको पहले खोलना पड़ता है। जैसे पिछले धारा हमने पढ़ी थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी यही कोर्ट में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था आगे पिछले धारा में, कल रिवाइज करेंगे तब पता चलेगा। तो उसको क्या क्या अधिकार है, तो पहली बात, किसी भी सिविल मतलब कि सिविल न्यायालय के मुकदमा चलाते हैं ना, नॉर्मल मुकदमा, ये मर्डर वर्डर वाला नहीं, नॉर्मल किसी भी प्रकार कोई झगड़ा वगड़ा हो, तो वो बात है न्यायालय को। ठीक है, एक दीवानी होता है, एक सिविल होता है, वो दीवानी सिविल वाला। अब इसमें इसके क्या क्या अधिकार है, तो पहला, वार्ड के परिसीमन, ये अपने धारा 3 में पढ़ी थी, परिसीमन की बात है। वार्ड का स्थानों में आवंटन,
ये अपने जनसंख्या के आधार पर राज्य सरकार आवंटन करेगी, ये सारी बातें। 3 नंबर, नामावलियों की तैयारी। और निर्वाचन के संचालन। इसमें क्या क्या है, ये जो संबंधित सारे जितने 4 पॉइंट लिखे वो संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करना या और निर्णय देना का अधिकार नहीं होगा। मतलब कि जैसे कोई निर्वाचन नामावली में कोई भ्रष्ट हो जाए, किसी प्रकार का कोई केस हो जाए, तो वो उसका ना निर्णय ले सकता है ना उसको ग्रहण करेगा कि नहीं भाई हम नहीं ले सकते, ये हमारा काम नहीं, आप राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाओ या जिस जिले से संबंध रखते हो उस जिले के अधिकारी के पास जाओ। ये कौन बोलेगा? सिविल अपना हाई कोर्ट, मतलब कोई भी कोर्ट बोलेगा जो सिविल मामला लेता है। कोई भी वार्ड में उनको कोई भी बातें हो, अपन देखा ना कि 7 दिन के भीतर आपको कोई भी वार्ड की आपत्ति हो, अपने डिवाइड किया है, आरक्षण की कोई भी बातें हो, तो आप संबंधित नगर पालिका में जाओ और नगर पालिका क्या करेगी? उसको राज्य सरकार के पास भेजेगी और राज्य सरकार का जो भी फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। ये सारी बातें पड़ी थी ना, तो इसका मतलब ये कि कोर्ट नहीं ले सकता है, ना वो केस ले सकता है, और ना ही वो उसमें कोई भी निर्णय ले सकता है। लेकिन सपोज करो कि कोई महन मुद्दा हो, किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति हो निर्वाचन के मामले पे, कि जैसे ए पार्टी हो और बी, 2 लोग खड़े हुए हो और ए वाले ने काफी भ्रष्ट कर दिया हो और इसने शिकायत भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो इसको भाई कोर्ट में तो जाना पड़ेगा ना। तो ये किस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकता है? क्योंकि अपने जस्ट 1 मिनट पहले पढ़ा कि कोर्ट नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता? निर्णय नहीं ले सकता। तो अपने जस्ट 1 मिनट पहले पढ़ा था। उसके बाद में अब देखते सेकंड पॉइंट, सेकंड यह कि किसी भी नगर पालिका निर्वाचन को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका से ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बात यह है कि हाँ, किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति है कि भाई साहब मैं खड़ा हूं, मैं भी, मतलब जो निर्वाचन 2 पार्टी खड़ी होती है, 2 या 3 जितने भी हो, लेकिन सोचो 2 पार्टियों को, जैसे ए पार्टी है और बी, ए जीत गई है और बी को बहुत ज्यादा आपत्ति है और इसने शिकायत भी की लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ, तो ये आदमी जो भी यहाँ पर जो भी निर्वाचक अधिकारी रहेगा, सॉरी, जो भी निर्वाचन सदस्य रहेगा, जो भी उम्मीदवार रहेगा, वो याचिका कर सकता है, वो भी निर्वाचन के प्रश्न पर, कि इसने गलत तरीके से वोट प्राप्त किए। क्या कर सकता है कि इसने गलत तरीके से वोट प्राप्त किए, सिर्फ यही केस न्यायालय ले सकता है। और वो भी कौन सा न्यायालय? जिला न्यायालय, तहसील का न्यायालय नहीं होगा, सिर्फ जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही ये केस ले सकता है। तो ये बात है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आ गई, अपने धारा 30 तक कंप्लीट हो गई। कल एक बार 30 का रिवाइज कर देंगे, या तो 2 क्लासेस हो जाएगी 1 घंटे की, जिसमें 15 का रिवाइज, या फिर एक ही क्लास में मैं खत्म कर दूंगी मामला।
मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी डालूंगी, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, और किसी को भी कोई भी डाउट हो, एक सेकेंड, किसी को भी कोई डाउट हो, पायल MS पायल 09, ये मेरा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम ग्रुप GK विथ पायल चौधरी, और मेरा इंस्टाग्राम है पायल चौधरी 1409। ये किसी को भी एग्जाम के रिलेटेड, पहली बात कह दूं, मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, तो ऐसे क्वेश्चंस ना करें। किसी को भी एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस हो वही करें, पहली बात तो ये। और बाकी मेरे परिवार कोई लोग हो, तुम एक टीम के ही है, GK पायल चौधरी के टीम वाले ही हो, तो जितना सपोर्ट हो सके उतना कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।